शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मौनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित छठा अध्याय जो उषा, जिसका शीर्षक उषा जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। तो नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। अर्थात कोई नई कविताएं जब रची गई तो उसके जो समर्थक थे, जो उसको मत देने वाले थे कि नई कविता का भी एक प्रावधान होना चाहिए और ये ऐसी विधाएं हैं और इस विधा में काव्य होना चाहिए। तो जो इनके समर्थक हुए, नई कविता के जो समर्थक हुए, उसमें शमशेर बहादुर सिंह का एक अलग छवि चित्र है। अर्थात इनकी जो पहचान है वो एक अलग है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार वकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाप, सुमित्रानंदन पत्र एक पत्र प्रकाशित करते थे जिसका नाम था रूपाप, में भी कार्य किया है। 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य के लोगों को दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार होता है अपने क्षेत्र का। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1933 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं में रचनाएं की है और इनकी रचनाएं हैं, जैसे इनका काव्य संग्रह है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। संपादन उर्दू हिंदी कोश में है। निबंध संग्रह दुआब है। कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा है। शमशेर बहादुर की अगर काव्यगत विशेषता देखें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि शमशेर बहादुर प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। अर्थात प्रेम को वह खूबी और उसकी सौंदर्यता को वह खूबी समझने का और उसको शब्दबद्ध करने का कार्य शमशेर बहादुर सिंह ने बड़े ही बखूबी ढंग से किया है। बड़े ही सुंदर चित्रण उसका करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं, जो समाज की वास्तविक स्थिति होती है। अपनी कविता का विषय वो होता है जो, जैसे कविता कब चर्चित होती है, कविता कब पसंद की जाती है, कभी कब लिखता है, तो कभी जब व्यवस्था अपने यहाँ की व्यवस्थाओं से द्रवित होता है, दुखी होता है। तो जो समाज का दुख दर्द होता है, जो सत्ता का दुख दर्द, जो सत्ता की अमानवीयता होती है, वो इसका कष्ट का विषय बनती है और ये अपने जनजीवन में उसको जोड़ करके शब्द के रूप में बयां कर देता है। तो इनकी जो उस समय की, अर्थात जिस समय काव्य रखा जाता है, तो गरीबी को, शोषण को, ऐसे चीज़ों को अपना विषय बनाते हैं और एक निश्चित जो जनसमूह होता है वह इससे पीड़ित होता है, इसलिए वह इनको ज़्यादा महत्व देता है और इनके मन की बात, अर्थात गरीबों के चित्रण की, गरीबों का चित्रण कर करके उनके मन की बात व्यक्त करने का अगर कोई कार्य करता है तो वो शमशेर बहादुर सिंह है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। अभी आप उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण देखेंगे। जैसा आपने देखा, शमशेर बहादुर प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं और प्रकृति चित्रण सुमित्रा जी के संपर्क में, सुमित्रानंदन के संपर्क में रह करके, पंत जी के संपर्क में रह करके इन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ लगाव देख लिया था। सबसे पहले प्रकृति के चितेरे कवि पंत जी को माना जाता है।
प्रकृति उनके रग रग में वसी होती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके ब्लड में, जो शरीर में खून दौड़ता है, वह खून नहीं बल्कि प्रकृति की संरचना दौड़ती है। ऐसे कवियों के सानिध्य में रह करके, उनकी रूपा पत्रिका में कार्य कर करके और आप भी प्रकृति प्रेमी हुए, और इनकी जो प्रकृति है वो उन्हीं की तरह जीवंतता प्रतीत होती है। जैसे लगता है कोई बहुत पास से उसको भोग रहा होता है, उसका सुख दुख कष्ट पीड़ा हित जो कुछ है, हर्ष विषाद जितना जो कुछ है, हर जो मानव जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं, वो सब कुछ जैसे हम आपके पास हैं, आप हमारे पास हैं, हमारे घर के लोग आपके घर के लोग, हम सारे एक जैसे अपने अपने हैं, और हमारी सारी बातें वो जानते हैं, हमारे दुख दर्द को सब कुछ वो समझ रहे हैं, हम उनका समझ रहे हैं। वैसे ये मानवीकरण कर देते हैं, प्रकृति का मानवीकरण, चाँद का, सूर्य का, तारों का, पेड़ पौधों का मानवीकरण करके उसे मानव के रूप में स्थापित करके अपनी रचना करने का कार्य करते हैं। शमशेर की कविता एक संध्य स्थल पर खड़ी है। यह संध्य एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और अतीन्द्रिय की भी कविता दिखाई देती है। अगर देखें कि उर्दू को, खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता का एक संध्य स्थल पर खड़ी है। यह अतीन्द्रिय विचारों के स्तर पर, प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुआ है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत काशीदारी का माद रखती है। अर्थात जैसे चित्रकारी, प्रकृति के चित्रकारी का जो शौक है, तो ऐसे नहीं कि ये उकेरते हैं, उस चित्र को बनाते हैं, इनका चित्र मन मस्तिष्क पर उगता है। ये कोई पेज पे उगने वाला चित्रकारी नहीं है, ये मन मस्तिष्क पर उगने वाला चित्रकारी है, और कल्पना से उसमें उसके स्केच को बनाते हैं, उसमें कलर डालने का कार्य करते हैं, उसमें रेखाएं खींचते हैं, उसमें स्वर डालते हैं, उसके कूंचियों से अद्भुत उसकी चित्रकारी करने का, ये सब काल्पनिक है, और काल्पनिक शब्दों से ही उसमें मात देते हैं। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कहते हैं जो एक निश्चित सीमा होती है, एक माध्यम होता है, उससे परे, उससे पार जाने की बात कवि ने अपनी कविता में कही है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता ही है, अनुगुजों से भी भरा होता है। यह वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने देखने को भी। अगर बार बार इनकी कविताएं कोई पाठक वर्ग पढ़ना चाहे, देखना सुनना चाहे, तो उसको मजबूर कर देती है, इससे जी ही नहीं भरता है पाठक वर्ग का। ऐसी कविता लिखने का कार्य करते हैं। प्रयोगवादी कवियों का एक श्रृंखला चला। 1943 में अगे ने प्रयोगवाद की संरचना की और इसमें कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। यह नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। इसके पहले जो कवि थे, उसके पहले जो कवि थे, अर्थात आधुनिक काल के जो कवि थे, छायावाद के जो कवि थे, प्रगतिवाद के जो कवि थे, प्रयोगवाद, तो जो छायावादी और प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि थे, उनके बंधन से मुक्त होकर करके कवि ने एक विशेष तरीके की नए प्रतीक, नए उपमान, कविता के उपकरण को एक विशेष तौर तरीके का माना। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। कहते हैं कि प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। जो सूर्योदय होता है और उसके जस्ट थोड़े से पहले का शब्द चित्र कवि ने अंकित किया है और उसको अपने शब्दों में दिखाने का कार्य करता है। क्या कहता है कि शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि ने प्रकृति को गति में बांधने का प्रयास किया। यह कविता भी उसी का एक अनुदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का
चित्रण करता है और उस चित्रण में अपनी यथावत स्थिति को दिखाता है कि क्या है। तो आइए देखते हैं कविता की पहली पंक्ति है कि प्रात नभ, ध्यान दीजिएगा, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर मीन्स क्या होता है? सवेरा। नभ मीन्स क्या होता है? आकाश। चौका मीन्स होता है रसोई बनाने का स्थान। शायद आप जिस परिवेश में हैं तो आपके घर में मॉडिफाई बहुत ही आधुनिक किचन है, लेकिन जो कवि का समय होता है, जिस समय काव्य रचने का कार्य करता है, आप मम्मी पापा का जो समय होता है, आज से 20 वर्ष पहले का जो समय होता है, उसमें क्या देखने को मिलता था कि चूल चौके गांव में हुआ करते थे, घरों में हुआ करते थे, लकड़ियों पर, उपलों पर भोजन बनाया जाता था। भोजन भी स्वादिष्ट होता था, लोग भी स्वस्थ हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकताएं बढ़ती गई, जैसे जैसे सुविधाएं होती गई, वैसे वैसे हमारे शरीर भी अस्वस्थ होती गई और हम तमाम मरीजों की श्रेणी में आजकल के बच्चे, युवा, प्रौढ़, वृद्धा सारे लोग ग्रसित हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। कभी आज से 20 वर्ष पहले आपके मम्मी पापा के समयों की बात करता है, शायद आप उनसे पूछेंगे कि गांव में चूल होती है, चौका होता है, पोतन होता है, तो वो बड़े अच्छे से बता पाएंगे। उपला होता है, गाय के गोबर का उपला बनता है जो उसमें जलाने के काम आता है, डाड़ा बनता है जो जलाने के काम आता है, और वो इससे सारी चीज़ों पे भोजन पकता था। तो कवि प्रातःकाल, प्रकृति का पहले ही आपने देखा था कि सौंदर्य और प्रेम का कवि है और प्रकृति को बड़ी करीब से देखने का कार्य करता है। तो प्रातः नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ हो। कवि कहता है कि क्या देखता है कि कवि बताता है कि सुबह का आकाश, अर्थात जो सुबह सुबह होती है, प्रातः हो जो होता है, अर्थात जो सूर्य उदय होता है उसके क्षणिक पहले की बात करता है और कहता है आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। शंख की विशेषता करता है कि शंख में अद्भुत तरीके का रंग दिखाई देता है, बहुत ही आकर्षक रंग। शंख मीन्स बजाने वाला शंख, जो आपने अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा के दौरान पंडित जी को बजाते हुए देखा होगा, उसी शंख की बात करता है। तो कवि कहता है कि उस शंख बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। उसका जो दुधिया कलर होता है उसमें हल्के हल्के नील तमाम तरह के कलरों का प्रयोग होता है, और जो उसका रूपाकर्षण होता है वो बहुत ही आकर्षित होता है। हमारे मन को ऐसा लगता है कि कब उसको छू ले, कब उसको छू ले, इस तरह से देखने की इच्छा होती है। तो कहता है ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। कहता है इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है और वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। कहता है वातावरण बहुत ही नमी नमी दिखाई देता है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है, यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। कहते हैं कि जैसे पहले सुबह के समय जो घर की स्त्रियां होती थी वह चौके मीन्स रसोई घर, तो रसोई घर में जाने से पहले एक पोतन होता था, मिट्टी का घर होता था, और एक विशेष तरीके की मिट्टी होती थी जो तालाबों से निकाल करके लाई जाती थी, जिसे कचटा मिट्टी कहा जाता था, और उस घर से सुबह ही सुबह पोतन से लीप करके साफ किया जाता था। तो जो लीपने के दौरान की वहाँ स्थिति होती थी जो गीला होता था, वैसे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्योदय होने के पहले कोई आसमान को लीपने का कार्य करता है और लीपने से उसकी वो आभा आई दिखाई देती है कि नमी का थोड़ा थोड़ा नमी का वातावरण दिखाई देता है। अगर इस पंक्ति का विशेष देखें तो कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया है, ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है और नए उपमानों का कवि प्रयोग करता है। अगर कहें कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों, तो क्या कहेंगे आप कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है। वह शंख के समान पवित्र माना गया है। जो आकाश है वह शंख के समान पवित्र माना गया है।
फिर अगर पूछा जाए कि कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है, तब आप कहेंगे कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है, क्योंकि भोर का नभ सफ़ेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है, इसलिए कवि ने ऐसा उदाहरण दिया है। अगला है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। दूसरे का उदाहरण है कि कवि प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है। सूर्य क्या होता है, आसमान से ऊपर, आसमान में सबसे ऊपर की छोर पर दिखाई देता है, क्षितिज में सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, जहाँ से उसका उदय होता है ऊपर की तरफ आसमान। अगर आपने सूर्योदय देखा होगा, अगर आपने छठ उठ के समय देखा होगा, जो अर्घ दिया जाता है उस समय सूर्योदय की पहली किरण जो देखने को मिलती है कि बादलों के ऊपर से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, कभी उसी की कल्पना करता है और कहता है कि हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। सूर्य जब अंदर ही होता है तब तक लालिमा वहाँ पे उसका जो तेज होता है वो फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया है। कहता है काली रंग की सील को, सील में सिलवट होती है, घरों में चकिया पाया जाता था, सिलवट पाया जाता था, जांता पाया जाता था। तो कभी कहता है सिलवट, सिलवट काला पत्थर होता है और उस पर मसाले आदि पीसने का कार्य किया जाता है। तो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई खड़िया कि लाल सील कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया, अर्थात किसी ने उस पर केसर रगड़ दिया हो, पीस दिया हो, और जैसे उसको धुलने का कार्य किया जाता है तो जो लालिमा इधर उधर हमारे आंगन में बिखर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, वही वातावरण में दिखाई दिया है। अंधेरी काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। और वहाँ उदाहरण देता है कि जो आसमान है, जो रात्र के अंधेरे में जो रात है वो काली सील की तरह है, और जो उसमें उजास का जो प्रयोग कर रहा है, कब जो उसमें उजास आ रहा है वो सूरज की लाल केसरी के समान लगती है। इस समय ऐसा लगता है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो, अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया के चाक के समान लगती है, ऐसा वो कल्पना करता है, अपने बिंब रूप में प्रदर्शित करता है। अगर इस पैराग्राफ का विशेष देखें, कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ मनहु मानु जनहु जानू ऐसे होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुक्त छंद का प्रयोग होता है, नए बिंबों उपमानों का प्रयोग है, सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर कवि की अपनी अभिव्यक्ति है। अगला उदाहरण है, अगर इसमें एक प्रश्न आपसे करें कि आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है, तो आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सील और स्लेट उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। फिर अगर कहें कि कवि ने किस समय का चित्रण किया है, तो कवि ने सूर्योदय से पहले भोर का चित्रण किया है। ये थर्ड पैराग्राफ है। और लास्ट पैराग्राफ है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। गौर मीन्स होता है गोरी, और झिलमिल मीन्स होता है मचलती हुई, देह मीन्स होता है शरीर, और जादू मीन्स होता है आकर्षण सौंदर्य, उषा मीन्स होता है प्रातःकाल, और सूर्योदय मीन्स होता है सूर्य का उदय होना। तो कवि कहता है, कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कवि भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन कर रहा है और कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। कहता है कि सूर्योदय जब होने को होता है और सूर्य जब अपनी गर्भ में होता है, अंदर ही होता है, तब वो वहाँ का जो पटल होता है वो गहरे नीले बादलों से चारों तरफ से फैल जाता है, चारों तरफ छा जाते हैं। सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है और उन नीले बादलों पर सूर्य की जो सफ़ेद आभा होती है वो चमकने लगती है, दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो किसी की गोरी सुंदर
कि देह नीले जल में हिल रही हो। कवि का मानवीकरण करता है और कहता है कि जैसे गोरी सुंदर नीला जो धरा पर जल होता है और उसमें कोई रूपवती हो, कोई परी हो, कोई सुंदर स्त्री हो, तो अगर उसमें स्नान करती हो तो उसके जो एकदम साफ स्वच्छ नीला जल होता है, तो जो उसका शरीर होता है वो साफ एकदम दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, नीचे से ऊपर तक की उसकी काया एकदम स्वच्छ दिखाई देती है। वैसे ही यहाँ भी कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस नीले जल में अर्थात नीले बादलों के बीच से सूर्य की जो प्रतिमा है वो स्नान कर करके बाहर निकल रही हो और बहुत ही अद्भुत लगता है। ऐसा लगता है मानो किसी की गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। जो थोड़ी सी नमी और थोड़ी सी हवा के कारण, धीमी हवा के कारण जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो झिलमिल झिलमिल कर रहा है। फिर कहता है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। कहता है कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो अपने तीक्ष्ण रूप में, अपने भयंकर रूप में, अपने विकराल रूप में बाहर आकर के संपूर्ण संसार को ज्योतिर्मय कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। ऐसी अद्भुत क्षमता उसके पास पाई जाती है। विशेष है कि कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, ओज प्रसाद माधुर्य, 3 काव्य गुण होते हैं जिसमें से माधुर्य गुण है। नील जल दे रही हो में उत्प्रेक्षालंकार है। सरल भाषा का प्रयोग है, मुक्तक छंद है। अगर इसमें 1-2 प्रश्न करें आपसे कि गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है, तो गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। उषा का जादू अद्भुत है। कहता है उषा का जादू कैसा है, तो अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है, यह जादू जैसा लगता है। उषा में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता रहा। सूर्य के आकाश में चढ़ते उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो धन्यवाद। आपको कहीं किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट होगी, कहीं बनती है, कहीं कोई समस्या होती है, तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। अगर एक और कहें कि उषा का जादू, लास्ट में कहता है जादू टूटता है इस उषा का, तो उषा का जादू क्या है, तो उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य की किरण से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगर कहें कि कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है, तो कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, स्लेट व लाल खड़िया चाक के उपमान के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के धुलने के दृश्य के माध्यम को बताया है कि प्रातःकालीन का जो मौसम होता है वह गीला गीला होता है, अर्थात उसमें नमी होती है, उसमें ओस होती है, इसलिए कवि ने उसको गीले गीले होने की संज्ञा दी है। अगर कहें कि प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है, तो 2 उपमानों का प्रयोग किया है, नीलासन और राख से लिपा हुआ चौका। ये उपमान सर्वथा नवीन प्रतीत होते हैं, नए तरीके के उपमान हैं। और कहें कि अभी गीला पड़ा, ऐसे क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं कि इसका अर्थ है कि प्रातःकाल में ओस की नमी होती है, गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को नीला कहा गया है। इस तरह से कहीं से कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।